खाने के शौकीन लोगों का देश हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जान कहलाने वाला ये समोसा बेसिकली इसकी इजाद हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुई। ये समोसा हमारे हिंदुस्तान में आया एंशियंट ट्रेड रूट के ज़रिए सेंट्रल एशिया से। 13वीं और 14वीं सदी में ईरानियन ट्रैवलर्स के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान में आया। समोसे के सोर्सेस हमें 10वीं सदी में लिखे जाने वाले अरब किताबों में मिलते हैं, जिसमें समोसा को संपोषक कहा गया है, जिसके माने पैरामाइड के होते हैं। पैरामाइड मीन्स त्रिकोण। ये हिंदुस्तान में आकर इतना पॉपुलर और इतना फेमस हो गया और वो हिंदुस्तान की जान बनकर रह गया है आज भी। हर दावत में अपनी मौजूदगी से शानो शौकत में इजाफा करने वाली बिरयानी, ये शुरुआत में मुसलमानों का खाना हुआ करती थी। इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत के ज़माने में हुई। बिरयानी को पकाने के लिए चावल के साथ गोश्त मिलाकर पकाया जाता है। गोश्त जैसे मछली, बैल, बकरी, मुर्गी, किसी भी एक गोश्त को चावल के साथ पकाया जाता है। लफ्ज़ बिरयानी फ़ारसी के लफ्ज़ बैरन से निकला हुआ है और बिरयानी को दम पर भी पकाया जा सकता है। इसकी शुरुआत हम यहाँ पर देख सकते हैं अरब और पर्शियन रीजन से हुई है और आज इसके बहुत सारे वेराइटीज़ अवेलेबल हैं और ये बिरयानी लोगों के दिलों पर हर जगह राज कर रही है, न कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर बैरूनी ममालिक में भी इसका राज चल रहा है। जलेबी की मिठास से कौन वाकिफ़ नहीं। इसकी मिठास लोगों के दिलों में उतरती है और यह हमारे देश के हर कोने में पाई जाती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यह अरब देशों में बनाए जाने वाले लुक़्मतुल फ़ादी पर मुबनी है। इसका इजाद वेस्टर्न एशिया में हुआ था। 13वीं सदी में लिखी गई एक तुर्की की किताब किताबुल तैयब में इसका जिक्र मिलता है। इसको जलेबिया कहा गया है उस किताब में। और ये हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन के थ्रू हमारे हिंदुस्तान में आया। इसका नाम जलेबिया से जलेबी हुआ। ये हमारे हिंदुस्तान में 1450 में पहली बार देखी गई मिठाई है। 17वीं सदी में तंजावुर के एक पोएट रघुनाथ राव अपनी किताब भोजना कुतूहला में बताते हैं इसके बारे में। मिर्ज़ा गालिब जो उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं, इन्होंने भी अपने मशवरे में इसका जिक्र किया है। बाहर से आकर हमारे हिंदुस्तान के त्योहारों में, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में ऐसे मिल गई जैसे यहीं की हो। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए कहने वाले हमारे इस भारत देश में और यहाँ के लोगों के दिलों में मीठे को लेकर एक बहुत अजीम जगह दी गई है उनके दिलों में। तो आज हम बात करेंगे खीर, पेश, पायसम या शीर खुरमा के बारे में। पायसम साउथ इंडिया में हर खाने के बाद खाया जाता है। दूध और चीनी इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसका पहला सोर्स हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर में मिलता है। सेवइयों से बने हुए पायसम का सोर्स हमें कन्नड़ा की एक बुक जो 1222 में लिखी गई है उसमें मिलता है। साबूदाना पायसम का हमें सोर्स 1235 में लिखी गई एक बुक में मिलता है। 12वीं सदी में कर्नाटका के राजा सोमेश्वर ने अपनी बुक मनसवलासा में पायसम का जिक्र किया है। पायसम लफ्ज पुषम से निकलता है। इसके माने अमृत के होते हैं, मीठा। मुसलमान इसे ईद के टाइम पर पकाते हैं और इसे शीर खुरमा कहते हैं। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, शीर खुरमा हो, खीर हो, पेश हो, पायसम हो। यह हर जगह अपनी मिठास को फैला रहा है। कितनी ही सदियां गुजर गई हैं पर अब भी इसका टेस्ट नहीं बदला है। कबाब आज के दौर में हर मोहल्ले के स्ट्रीट फूड्स की शान बढ़ाने वाले ये कबाब, इसकी शुरुआत हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुई। ये तुर्की के किचन से अफगानों के जरिए हमारे हिंदुस्तान में आए और इनको मुगलों ने शोहरत का मकाम दिया। और इनके आने से पहले हमारे हिंदुस्तान में वेजिटेरियन खानों का दबदबा था। आज इसके बहुत सारे वेराइटीज अवेलेबल हैं, शामी कबाब, रेशमी कबाब, सीख कबाब, बिहारी कबाब। इसका सोर्स हमें 10वीं सदी में लिखी गई एक बगदादी किताब किताबुल तबीख में मिलता है, जिसमें गोश्त को भूनना या पैन फ्राई करना कबाब कहलाया गया है। हिस्ट्री के पन्नों में हमें और एक सोर्स मिलता है जो 1200 में लिखी गई इब्ने बतूता की किताब में मिलता है, जिसमें बताते हैं कि शाही खानदानों के दस्तरखानों की शान बढ़ाते हुए दिखते हैं। पहली बार इस कबाब को हमारे हिंदुस्तान में लाने वाले अफगानी सोल्जर्स थे और ये कबाब आज भी इनके मुलायम और खुशबूदार होने की खुसूसियत से पहचाने जाते हैं। रोटी अमीर हो या गरीब सबके पेट की आग बुझाने के काम आती है। इसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन में 5000 साल पहले हुई थी।
रोटी, फुल्का, चपाती के बगैर हमारे हिंदुस्तान का कोई खाना कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसके सोर्सेस हमें गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों की एक मुक़द्दस किताब है, इसमें लिखा गया है। उसके बाद 16वीं सदी में लिखी गई किताब आईन अकबरी, जो अबुल फजल की लिखी गई है, उसमें भी रोटी का मेंशन किया गया है। ये मुसाफिरों के अहम ग़िज़ा है और ये मुसाफिर अपने साथ खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। रोटी को गेहूं, रागी, जवार, बाजरा को महीन पीस कर बनाया जाता है। रोटी न के सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला एंड कैरेबियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये सादा हल्का फुल्का खाना है जो हर अमीर हो या गरीब, हर एक को हर जगह अवेलेबल हो जाता है। हर गली के नुक्कड़ पर मिलने वाला पान, इसकी शुरुआत हमारे हिंदुस्तान में ऑस्ट्रो एशियन ट्रेडर्स ने की थी। इसको तैयार करने के लिए पान और सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे हिंदुस्तान में इसमें कत्था और मुखवास का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका सोर्स हमें बर्मीज स्क्रिप्ट में मिलता है। पान को आयुर्वेदा में भी इस्तेमाल किया जाता है। 6वीं सदी में लिखी गई एक किताब सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र मिलता है। गयासुद्दीन, अमीर खुसरू भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते। 12वीं सदी में आए इब्न बतूता और मार्को पोलो भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। शाही घरानों में भी इसका रिवाज चला आ रहा है, जैसे मुगल हो गए, दिल्ली सुल्तान्स हो गए। इसको हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में खाया जाता है। आसाम के लोगों के अंदर एक रिवाज है, एक कल्चर है, जब वो किसी को भी न्योता देते हैं तो साथ में पान देते हैं। इसको बहुत शुभ मानते हैं। न कि सिर्फ आसाम में, हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे एरियाज में इस रस्म को निभाया जा रहा है। अब मॉडर्न ज़माने में भी इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसको बहुत सारे फ्लेवर्स में बना रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं।